वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम साइनोफाइटा के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही एक ऐसा मीन है, ऐसा तरीका है जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ है या जो मेंबर है या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। और जैसा कि डार्विन ने कहा था कि हर जीव में अपनी संख्या में वृद्धि करने की एक नैसर्गिक चाह होती है। तो रिप्रोडक्शन में जब दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है एक ऑर्गेनिज्म से, तो वो या तो उसी जैसा होता है या उससे अलग होता है थोड़ा सा। तो जो अलग होता है उसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ वेरिएशंस। तो डार्विन ने ही ये भी कहा था कि विकास के लिए यानी इवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस का होना ज़रूरी है, और जो वेरिएशंस होते हैं उनका बदलते हुए एनवायरनमेंट के प्रति एडेप्टेशन भी होता रहता है। तो वही स्पीशीज सर्वाइव करती है जो बदलते एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा एडेप्टेड होती है। तो ये वेरिएशंस आता कहाँ से है? तो वेरिएशन आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में। तो वेरिएशन आता है जब जेनेटिक मेकअप में चेंज होता है। तो जेनेटिक मेकअप में चेंज कई तरीके से हो सकता है, जिसमें एक तो म्यूटेशन ही है, और म्यूटेशन के अलावा जब हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मिला देते हैं तो भी उसका कॉम्बिनेशन बदल जाता है, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये जो तरीका है, इसमें म्यूटेशन के अलावा, जो कि एक स्पॉन्टेनियसली होता ही रहता है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है। ये जो तरीका है, इसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी होता है, जो कि जिनके की जो है सेल्स के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो। वो जो सेल्स हैं जो मिक्स होते हैं उन्हें हम गैमीट्स बोलते हैं, और वो दो प्रकार के अगर होते हैं तो उनको हम स्ट्रेन भी बोलते हैं, कि एक डिफरेंट स्ट्रेन है, एक डिफरेंट स्ट्रेन। तो जो रिप्रोडक्शन है उसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक तो उस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें कि कोई भी सेल के जेनेटिक मटेरियल आपस में रिकम्बाइन नहीं करते हैं, रीयूनाइट नहीं करते हैं, और सिंपल सेल डिवीजन यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वही बार बार मल्टीप्लाई हो करके नए सेल्स बनाता है, या वो सेल्स नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसे हम एक प्रकार का रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दूसरा रिप्रोडक्शन होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि दो सेल के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिल करके एक नया सेटअप बनाते हैं, जिसमें कि जो कॉम्बिनेशन है वो बदलता तो नहीं है प्रत्येक जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन उसमें नए जीन्स आ जाते हैं। देखिए, रिकॉम्बिनेशन का आना और न्यू सेट ऑफ जीन्स का आना दो अलग अलग चीज़ है। रिकॉम्बिनेशन हमेशा क्रोमोसोम के अंदर होता है, और नए सेट का आना हमेशा नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है, या अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे बैक्टीरिया में जो भी एक क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए, उसमें अगर हम दूसरे बैक्टीरिया का कितने भी परसेंट का अगर कोई डीएनए मटेरियल डाल दें तो वो रिकॉम्बिनेशन न्यू सेट ऑफ जीन्स है, तो वो नया जो है एक जीन्स उसमें और आ जाती है जो फंक्शनल होती है। तो यहाँ खैर इतना डिटेल में नहीं ज़रूरत है साइनोफाइटा में इस बात की, लेकिन ये है कि जहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं वहाँ पर वो जो सेल आपस में फ्यूज़ करेगा जिससे कि जेनेटिक मटेरियल बनेगा, तो वो सेल गैमीट्स कहलाता है। और जब गैमीट्स बनते हैं और उनको बनाने वाले सेल अलग अलग हो जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं,
यानी दो अलग अलग सेल जो आपस में फ्यूज हो रहा है, जिसे हम सिंगैमी बोलते हैं, वो गैमीट्स अलग अलग प्रकार की सेल्स से बन के आ रहे हैं। तो जो उनको बनाने वाले सेल्स हैं, जो उनका एक ग्रुप है, जो एक टिश्यू ना भी हो, जो भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो वो सेल्स या एक ही सेल है जो बड़ा हो गया है, डिफरेंट हो गया है दूसरे वाले सेल से, तो उस प्रकार के सेल को हम सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो चूंकि सेक्स ऑर्गन में बनने वाले सेल ही फ्यूज करते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन हो गया, गैमीट्स हो गया और सिंगैमी हो गया, तो इस प्रकार का जो फ्यूजन प्रोडक्ट बनता है जाइगोट, और वो जब डिवाइड करके कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अन्य कोई भी रिप्रोडक्शन हो जिसमें फ्यूजन, गैमीट्स फॉर्मेशन और जाइगोट फॉर्मेशन ना होता हो, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये वही चीज़ हुई कि एक में जिसमें कि न्यू सेट ऑफ जीन्स आ गए हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक जिसमें वही सेट ऑफ जीन्स है, वही बार बार मल्टीप्लाई होकर के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा रहे हैं, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल reproduction consists of sex organs, gametes and zygote। ये गैमीट्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज होंगे, जिसको हम सिंगैमी बोलते हैं। तो सिंगैमी होगी और वो सिंगैमी फिर से जो एक प्रोडक्ट बनाएगी वो जाइगोट कहलाएगा। तो इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोफाइटा में नहीं होता है, बैक्टीरिया में भी नहीं होता है, साइनोफाइटा में नहीं होता है। लेकिन बैक्टीरिया में जाइगोट तो नहीं बनता है, क्योंकि जाइगोट के लिए जरूरी है कि इसका जो पूरा सेट है प्लस दूसरे वाले का पूरा सेट है वो पूरा फ्यूज हो जाए और पूरा का पूरा ही यहाँ पर आए, उसमें कोई कमी ना हो, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल में भी कोई लॉस ना हो, इसके जेनेटिक मटेरियल में भी कोई लॉस ना हो। लेकिन ये हो सकता है कि एक के साथ दूसरे का 1/2 या 1/3 या 1/4 या कोई भी हिस्सा केवल आता है, तो इससे क्या होता है कि अगर इसका एक क्रोमोसोम इतना बड़ा है तो दूसरे का जो क्रोमोसोम आएगा वो हो सकता है वो इतना ही हो, और हो सकता है वो अलग इतना ही हो, या तो अलग हो या इसी में जोड़ करके इसकी लंबाई बढ़ा दे। तो ये क्या हो गया कि न्यू सेट ऑफ जीन, तो यहाँ पूरा सेट ऑफ जीन है, लेकिन यहाँ क्या है कि एक ही क्रोमोसोम था, वो उसका जो कॉम्बिनेशन यानी सीक्वेंस था जीन का वो बदल गया, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये बैक्टीरिया में मिलता है। यहाँ पर 1965 में HD कुमार, ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इन्होंने एक, जैसे हम बैक्टीरिया पे करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि 2 स्ट्रेन लिए, एक हम प्लस से बता दे रहे हैं, एक हम माइनस से बता दे रहे हैं। इन दोनों स्ट्रेन को कोई एक, मान लीजिए कोई भी एक एंटीबायोटिक है, और कोई दूसरी एंटीबायोटिक है, उन दोनों के प्रति इसमें रेजिस्टेंट था। ये स्ट्रेन इज
resistant to some kind of antibiotic, and this strain is also resistant to some other kind of antibiotic. जैसे मान लीजिए पेनिसिलिन है में एक रेजिस्टेंट है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन में रेजिस्टेंट है। आप जानते हैं कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ही है, बैक्टीरिया को मार देती है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम दोनों एंटीबायोटिक को मिला करके और यहाँ पर अगर इन दोनों को एक साथ ग्रो करें, तो चूंकि हमने एक एंटीबायोटिक डाली है तो ये नहीं होगा। एक एंटीबायोटिक डाली है तो यह ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एंटीबायोटिक है जो इसके प्रति रेजिस्टेंट ये नहीं है, तो जब हम ये वाला एंटीबायोटिक डालेंगे तो ये वाला ग्रो नहीं करेगा, और ये वाली एंटीबायोटिक डालेंगे तो ये वाला ग्रो नहीं करेगा। अब दोनों एक ही में है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए और उसमें बाद में पता लग जाए कि कहीं कहीं पर कुछ पैचेस ऐसे हैं जहां पर ये ऑर्गेनिज्म सिलिंड्रोस्पर्मम मेजस ग्रो कर रहा है, डिस्पाइट कि हमने दोनों प्रकार की एंटीबायोटिक डाली हुई है। दोनों प्रकार की एंटीबायोटिक डालने से दोनों स्ट्रेन ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने अपने नॉन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक की वजह से मर जाएंगे। तो दे फाउंड इन 1965 दैट सिलिंड्रोस्पर्मम मेजस के कुछ स्ट्रेन हैं जो ग्रो कर रहे हैं। तो उन्होंने इसे कहा कि ये कहीं किसी तरीके से रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो यानी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है, जिससे कि एक स्पीशीज में स्ट्रेन में पाई जाने वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन दूसरे स्पीशीज में पाई जाने वाली जीन के साथ पहुंच गई है। तो इस प्रकार से अब उसके पास एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें कि एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था ही, दूसरे वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आ गया है। तो ये एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ। इसके बाद उन्होंने और साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ये घटना एनासिस्टिस न्यूडिलेंस और एनाबिना में भी पाई जाती है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं प्रूफ है ऐसे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ ये पाई जाती। तो एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात आई कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। कैसे होता है ये अभी नहीं मालूम कि किस प्रकार से चेंज हुआ, यानी किस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि हम बैक्टीरिया में जानते हैं कि उसके पहुँचने के लिए डीएनए का सेल से आज़ाद होना जरूरी है। तब जब वो एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा तो डीएनए को सेल से बाहर आना पड़ेगा। बाकी और तरीके तो कॉन्जुगेशन और ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन इसमें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिपोर्टेड है। लेकिन अभी हम यही मान के चलते हैं कि कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइट्स में नहीं होता है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम सेट ऑफ जीन्स, देयर वुड बी नो न्यू कॉम्बिनेशन अकर। तो इसको भी दो भाग में बांटा जा सकता है कि एक तो वो है जिसमें कि जो प्लांट बॉडी है वही किसी तरीके से मल्टीप्लाई होती है बिना किसी स्पोर के बने। तो जब कोई स्पोर नहीं बनता है तो उस प्रकार की रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जब स्पोर बनता है तो हम रिप्रोडक्शन बाय स्पोरुलेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो सबसे आसान सी चीज होती है जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलती है
ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो क्या होती है, सेल डिवीजन, या सेल डिवीजन, या जिसे हम फिशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सेल डिवीजन माइटोसिस वाला नहीं होता है। ये कौन सा होता है? ए माइटोसिस वाला होता है ना। 2 प्रकार के सेल डिवीजन पढ़े हैं आपने, तो उसमें ये किसी भी प्रकार वाला नहीं होता है कि माइटोसिस हो रही है, तो इसलिए इसका नाम फिशन हो जाता है। फिर दूसरा तरीका क्या होता है इसका, जो वो है कि अगर मल्टी सेलुलर है तो वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम फिर कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन दूसरा तरीका है वेजिटेटिव का, और पहला तरीका है सेल डिवीजन या फिशन। अब फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन के लिए किसी भी बड़े फिलामेंट को छोटे छोटे फिलामेंट में टूटना है, तो जब टूट रहा है तो यहां से वो किसके द्वारा टूट रहा है? तो ये हो सकता है कि कोई फिजिकल फोर्स है, यानी किसी फिजिकल फोर्स के द्वारा वो टूट गया, और या कोई बायोलॉजिकल रीजन है जिससे कि वो बड़ा होने के बाद टूट गया। तो फिजिकल फोर्स तो हम जानते हैं कि पानी में बहुत सारे हलचल होती रहती है, पानी की करंट ही कभी तेज ज़्यादा होती रहती है, तो पानी के बहाव से भी और पानी में आप होने वाली अंडुलेशंस की वजह से भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो बड़े होते हैं, एक सीमा से ज़्यादा जब बड़े हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो जो भी उनके फ्रैगमेंट्स बनते हैं वो फिर से ग्रो कर देते हैं ना, सेल डिवीजन द्वारा फिर से बड़े हो जाते हैं। और दूसरा तरीका है कि शरीर में कुछ समय के बाद यहाँ वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से एक लंबा फिलामेंट है वो टूट जाता है। वो घटनाएं क्या हो सकती हैं कि मान लीजिए एक लंबी चेन है, तो बीच की एक कड़ी अगर टूट गई तो चेन 2 में बट जाएगी। तो इसलिए बायोलॉजिकल रीजन में ज़्यादातर जो रीजन होता है वो डेथ होती है, डेथ ऑफ इंटरकैलरी सेल, यानी बीच बीच में जो सेल है वो डेड हो जाती हैं, तो उनके द्वारा जो जुड़ी हुई 2 फिलामेंट था वो 2 भाग में बट जाता है। और स्पोरुलेशन में डिफरेंट काइंड्स के स्पोर बनते हैं, उनकी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज है, वो कोई बात नहीं। अब हम फिशन की बात करेंगे। फिशन नॉर्मली आपने ईस्ट में पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो वही फिशन है, उसे हम ए माइटोसिस इसलिए कहते हैं कि कोई भी सेल जब मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो कुछ देर बाद वो 2 भाग में टूटने के लिए तैयार हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है, हमने हालांकि ईस्ट में देखा है कि बड़ी हो जाने के बाद भी जो नया सेल बनता है वो बड होके बनता है, यानी बडिंग होती है, इसलिए बडिंग ईस्ट और फिशन ईस्ट कहते हैं। यहाँ क्या है, ये मान लीजिए इतनी सेल बड़ी हो गई, तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ी सी लंबी होगी, और हम जानते हैं कि इसकी जो सेल वॉल है साइनोफाइटा की वो 4 लेयर की होती है, तो अंदर वाली 2 लेयर इस प्रकार से बाहर से अंदर की तरफ एक मिड में सेप्टम बनाती है, शुरू करती है। उससे पहले ये जो है डिवाइड करके 2 भाग डिवाइड करके स्ट्रेच कर जाता है, और फिर 2 भाग में जेनेटिक मटेरियल टूट जाता है। दोनों भाग अपने अपने एरिया में चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये सेप्टम बन जाती है जब इसके मटेरियल इधर उधर हो जाता है, और ये सेप्टम फिर मोटी हो जाती है। इधर क्या है, इधर इसकी अपनी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है और फिर बीच में से स्प्लिटिंग होती है। जब स्प्लिटिंग होगी तो ये इस प्रकार से दो भाग में बट जाएगा, लेकिन अभी भी ये बाहर वाले जो दो लेयर है यानी L3 L4 उससे ये घिरा रहता है। उससे दिस सराउंडेड बाय द आउटर लेयर। बाल में आउटर लेयर भी यहां से स्प्लिट कर जाती है और ये दो अलग अलग छोटे, थोड़े से छोटे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एमाइटोटिकली। एमाइटोटिकली मीन्स कोई स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता। आप जानते हैं कि स्पिंडल फॉर्मेशन यूकैरियोटिक फीचर है, प्रोकैरियोट्स में स्पिंडल फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसे एमाइटोटिक बोलते हैं। डबल हो जाएगा, फिर जो है एक सेल प्लेट बनेगी। चूंकि सेल, देखिए सेल वॉल जहाँ होती है, जहाँ पे सेल वॉल रिजिड है वहाँ पर सेल प्लेट बनती है और कभी कभी बाहर से अंदर की तरफ इन्वोल्यूशन भी होता है, दोनों तरीके हैं। उसकी वजह से ये दो में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती रहती है। फिर दूसरा तरीका है पहला तरीका हो गया और ये दूसरा तरीका है फ्रैगमेंटेशन। इस फ्रैगमेंटेशन में जो फ्रैगमेंट बनते हैं वो सिर्फ फिजिकल फोर्स की वजह से बनते हैं। फिजिकल फोर्स यानी फिजिकल फोर्स वाटर करंट भी हो सकता है और बाय मीन्स ऑफ एनिमल्स भी हो सकता है। यानी कोई अगर फीडिंग करने के लिए आया है और उसको वो या वहाँ पे वो चल रहा है तो उसके पैर से या किसी भी मतलब एनिमल के वजह से जो एक ब्लो आता है फिजिकल, उसके वजह से ये टूट जाते हैं। बहुत सारी कॉलोनियाँ होती हैं, क्योंकि देखिए यूनिसेलुलर जो सेल है वो पानी के थपेड़ों से नहीं टूटेगा, वो तो फिशन से ही बढ़ेगा। लेकिन सारी बहुत सारी कॉलोनी है, मान लीजिए माइक्रोसिस्टिस की कॉलोनी है, ये उसमें एयर स्पेस है। माइक्रोसिस्टिस की कॉलोनी का ये फीचर होता है कि आपको उसमें इरेगुलर स्पेस मिले। तो ये क्या होता है, जब बड़ी हो जाती है तो अपने आप फिजिकल फोर्स की वजह से ये दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो जो छोटे छोटे वाले ग्रुप बनते हैं म्यूसिलेज का, इसमें दो में टूट गई तो वो अपने आप फिर से उसके अंदर के सेल ग्रो कर करके फिर से कॉलोनी को बड़ा कर देते हैं। तो ये एक सिंपल फ्रैगमेंटेशन है फिजिकल फोर्स से। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जिसमें बायोलॉजिकल रीजन होता है, उसमें जो टुकड़े बनते हैं उसे हम, चूंकि वो बायोलॉजिकली एक्टिव बायोलॉजिकल मीन से बन रहे हैं, इसलिए उसको हम यहाँ दूसरा नाम दे रहे हैं। वो क्या है, बाय मीन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोन्स। तो हार्मोगोन्स क्या है, दीज आर दी जिसमें जितने भी फिलामेंटस हैं, देखिए ये तो कॉलोनियल हो गए, चाहे वो 2D कॉलोनी हो चाहे 3D कॉलोनी हो, ये कॉलोनियल हो गए। हार्मोगोन्स में क्या है, ये फिलामेंटस
फिलामेंटस ऑर्गेन मेंबर्स में मिलता है, चाहे वो ब्रांच्ड हो चाहे वो अनब्रांच्ड हो। तो यहां पर हार्मोगोन किस में मिल रहा है? फिलामेंटस, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। हार्मोगोन्स क्या है? दीज आर दी शॉर्ट शॉर्ट लेंथ है किसके? एक लॉन्ग फिलामेंट के। लॉन्ग फिलामेंट के शॉर्ट लेंथ्स हैं, यानी शॉर्ट फ्रेगमेंट्स हैं, जिन्हें हम हार्मोगोन्स कहते हैं, विच रेंजेस फ्रॉम वन सेल इन लेंथ टू मैनी। यानी हो सकता है कि केवल एक ही सेल अलग हो तो भी वो capable, it is capable of becoming a larger filament। इसीलिए हमने आपको शुरू में बताया था लेक्चर्स में कि ये हम इनकी फिलामेंट्स को भी कॉलोनी बोल सकते हैं, क्योंकि एक सेल दूसरे सेल पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। तो अगर वो एक सेल का भी है तो वो बहुत सारे सेल की अपनी फिलामेंट बना लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन सेल इज फाउंड इन डेस्मोसाइफॉन। डेस्मोसाइफॉन जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो जो है एक सेल के भी हार्मोगोन्स बनाती है। तो हार्मोगोन्स बनना यानी फ्रैगमेंट्स बनना है। अब फ्रैगमेंट्स कैसे बनेगा? फ्रैगमेंट दो तरीके से बन सकता है कि या तो बाय मीन्स ऑफ हेट्रोसिस्ट। हार्मोगोन फॉर्मेशन है कि अगर कोई हेट्रोसिस्ट हो जो कि इंटरकैलरी है। इंटरकैलरी मतलब किसी भी फिलामेंट में बीच में पाए जाने वाली। मान लीजिए फिलामेंट है और यहां पर कोई सेल हेट्रोसिस्ट में बदल गई, तो हेट्रोसिस्ट बनने के बाद जब अपना फंक्शन कर लेती है तो यहां से दो टुकड़ों में बांट देती है फिलामेंट को। तो ये फिलामेंट जो बन गए ये क्या कहलाते हैं? हार्मोगोन, या इन्हें हार्मोगोनियम बोलते हैं। तो ये दोनों है किसकी बन गए? बाय मीन्स ऑफ इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। दूसरा तरीका हो सकता है, ये तो उसमें है जो हेट्रोसिस्ट वाली स्पीशीज है, यानी जिनमें हेट्रोसिस्ट मिलता है वहां इनवेरिएबली जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं वो हेट्रोसिस्ट के कारण ही बनते हैं। जब बीच में एक सेल हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो गई है तो वहां से दूसरे फिलामेंट को टूटना ही टूटना है, भले हेट्रोसिस्ट इनएक्टिव हो ना हो। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? बाय मीन्स ऑफ डेड सेल, जिसे हम सेपरेशन डिस्क बोलते हैं, जिसे हम सेपरेशन डिस्क बोलते हैं। तो ये सेपरेशन डिस्क क्या होती है? मान लीजिए इस तरीके से एक फिलामेंट है और उसमें इस तरीके से लाइन से सेल लगे हुए हैं। और इसके बाद कोई जो सेल नेक्स्ट आने वाली थी वो अब मर गई। तो मरने से क्या होगा कि उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा।
तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो वो उसमें जो ऊपर धक्का देने की उसमें काबिलियत थी, कैपेसिटी थी, वो खत्म हो जाएगी और इस प्रकार से वो सेल हो जाएगी। ये क्यों सेल हो जाएगी? क्योंकि जब उसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल खत्म हो गया तो टर्जिडिटी भी खत्म हो गई। तो जब टर्जिडिटी खत्म हो गई तो जो सेल बिल्कुल एक दूसरे को धक्का देके उसको मेंटेन किए हुए थी, वो सेल अब इसमें बल्ज कर जाता है इस प्रकार से। यानी इस वाले सेल को नीचे धक्का देने वाली जो टर्जिड फोर्स है वो खत्म हो गया। तो इस प्रकार से कैसी बन गई? बाइकॉनकेव। ये बाइकॉनकेव है, जो बाहर की तरफ बल्ज है लेकिन वैसे जो है बाइकॉनकेव। तो इसमें आपको बहुत सारे उसके थाइलेकॉइड लैमेली की वजह से इसमें तो कलर्स मिलेंगे, यानी इनका रंग तो ब्लू ग्रीन होगा। ये जो है ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेड सेल। डेड सेल, या कभी कभी जैसे नेक्रोसिस मैंने होता है सेल का मरना, तो नेक्रोसिस से ये नेक्रीडियम शब्द बना है, तो नेक्रीडियम कहलाती है। तो यहां से क्या होगा कि अपने आप ही सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो एक फ्रैगमेंट, बड़ा जो फ्रैगमेंट है वो 2 छोटे फ्रैगमेंट में बदल जाएगा। तो ये जो सेपरेशन डिस्क है, ये अगर आप किसी लंबे फिलामेंट जैसे ऑसिलेटोरिया को देखते हैं तो ये कहीं भी बन सकता है और इसे छोटे छोटे हार्मोन्स में कन्वर्ट कर सकता है, छोटे छोटे हार्मोन्स में कर सकता है। या फिर जो है मान लीजिए स्टाइगोनीमा है, तो स्टाइगोनीमा में क्या होता है? वो एक ब्रांच्ड थैलस है, यानी उसका जो फिलामेंट है वो ब्रांच्ड है। तो उसमें जो साइड की ब्रांच होती है उसमें से फ्रैगमेंट्स बाहर निकलते रहते हैं। स्टाइगोनीमा में जो हार्मोन्स आर फाउंड और फॉर्म ऑन दी साइड ब्रांचेस। डेस्मोसाइफॉन में एक बनता है, ये हमने आपको बता ही दिया है। तो साइड ब्रांचेस होते हैं, या एक कुछ विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी, जैसे ग्लियोट्राइकिया है या रेगुलेरिया है मान लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि सेल इस प्रकार से विप बनाता है। जो थैलस है वो एक विप बनाता है, और विप भी इस प्रकार से शीथ द्वारा, पूरा कंप्लीटली तो नहीं लेकिन शीथ द्वारा वो जो है ढका होता है। ये एक रेगुलेरिया का है। ये कुछ देर बाद ये हेयर्स बनते हैं। तो इसमें जो क्या होगा, हार्मोन्स ऊपर की तरफ बनेंगे। क्यों ऊपर की तरफ बनेंगे? क्योंकि इनमें बीच बीच में कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां से ग्रोथ होती है, जहां के सेल ज्यादा डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी ग्रोथ। तो इस प्रकार से कुछ रीजन्स होते हैं जिसमें कि सेल ज्यादा तेजी से डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड करके ऊपर से हार्मोन्स को बाहर निकालते रहते हैं। तो जैसे जैसे यहां से मान लीजिए अलग हो गया, तो जैसे जैसे नीचे से पुश हो रहा है तो ये शीट में से बाहर इसका एक बाहर हिस्सा आ जाएगा और ये एक हार्मोन की तरीके से काम करेगा। तो रेगुलेरिया में इस प्रकार से, या जो भी ऐसे होते हैं, रेगुलेरिया है, ग्लियोट्राइकिया है, सिलेंड्रोस्पर्मम है, उसमें जो है हार्मोन टर्मिनल पोर्शन की तरफ ही बनते हैं।
जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है जिसमें बाय मीन्स ऑफ हार्मोन बन रहा है, वहाँ कभी कभी क्या होता है कि कुछ मान लीजिए कि कुछ सेल्स टर्मिनल पोर्शन के या साइड के, मान लीजिए साइड ब्रांच है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अगर साइड की ब्रांच है तो ये क्या करते हैं कि इसके कुछ पोर्शन टूट के बाहर हो जाते हैं, लेकिन यानी जैसे इस प्रकार से एक फ्रैगमेंट बना जिसमें ये 5 सेल हैं केवल, ये क्या करता है अपने चारों तरफ एक मोटी लेयर मतलब सराउंडिंग लेयर बना लेता है म्यूकस की, और म्यूकस की लेयर बनाने के बाद, म्यूसिलेज की लेयर बनाने के बाद ये इस प्रकार से नीचे गिर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पोर की तरह काम करते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्मो स्पोर्स, क्योंकि ये स्पोर की तरह काम कर रहे हैं। तो इसका उदाहरण है वेस्टिएला लेनोसा। तो हार्मोस्पोर्स भी बनते हैं जो हार्मोगोन ही है, लेकिन वो एक स्पोर की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनके चारों तरफ एक मोटी सी वॉल एडिशनल बन गई है जो कि शीट का ही हिस्सा है। ठीक है, तो हार्मोस्पोर किस में बन रहा है, वेस्टिएला लेनोसा में। फिर क्या होता है कि कभी कभी इसे हम मान सकते हैं हार्मोस्पोर कुछ है जो डी है, जबकि नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट और तरीका क्या है, वो क्या है, प्लेनोकोकाई। प्लेनोकोकाई मतलब कि गोल सर्कुलर सेल्स बाहर निकले जिसमें कि एक सेल का यानी एक एक सेल भी फ्रैगमेंट हो सकता है। उसको हमने बताया था डेस्मोसाइफॉन। तो डेस्मोसाइफॉन में क्या है कि एक ही एक सेल एब्स्ट्रिक्ट होते रहते हैं फिलामेंट से, एक सेल बाहर, बस ऐसे एक ही एक सेल बाहर निकलता ऊपर से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेनोकोकाई। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो क्या है कि पामेलॉइड स्टेज। ये जो पामेलॉइड स्टेज है इसमें क्या है, इसी तरीके से एक एक सेल मान लीजिए निकल रहे हैं, मान लीजिए एक एक सेल निकल रहे हैं, तो वो सेल क्या करते हैं कि बाहर से निकलने के बाद डिस्पर्स होने के बजाय वो एक थिक म्यूसिलेज में एम्बेडेड हो जाते हैं। तो जब थिक म्यूसिलेज में एम्बेडेड हो जाते हैं तो इस प्रकार के इस स्टेज को हम पामेलॉइड स्टेज बोलते हैं। ये मैंने पहले भी एलगी में डिफाइन किया हुआ है कि पामेलॉइड क्यों बोलते हैं, वो वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये पामेलॉइड स्टेज है जिसमें कि प्रत्येक सेल थिक उसमें म्यूसिलेज में एम्बेडेड है, जिससे कि थोड़ा सा एडवर्स कंडीशन हो, कोई ड्राई फेज आ गया हो तो उसको ये पार कर सके। तो ये पामेलॉइड स्टेज है। ये भी जितने भी सेल हैं ये सारे के सारे थैलस का ही हिस्सा है, बिना किसी स्पोर के बने। अब ये सारा जो हमने आपको बताया एफ तक जो 6 तरीके थे, वो सारे के सारे वो तरीके थे जिसमें कि रिप्रोडक्शन हो रहा है थैलस के ही किन्हीं हिस्सों के अलग होकर के मल्टीप्लाई करने के कारण। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही होता है जिसमें जो मल्टीप्लाइंग यूनिट या जिसे हम रिप्रोड्यूसिंग यूनिट बोलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बनने वाली,
वो यूनिट सीधे प्लांट की बॉडी से निकल के आती है अलग होकर के। उसमें और प्लांट की बॉडी में बेसिक कोई डिफरेंस नहीं होता है, तभी वो वेजिटेटिव कहलाता है। अगर जो बॉडी निकल के आ रही है उसमें और प्लांट की बॉडी में फर्क हो स्ट्रक्चरली, तब हम उसे नहीं कहेंगे। तो वो क्या चीज है? जो दूसरा तरीका है रिप्रोडक्शन का, वो क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन है जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का स्पोर बनता है वो एक एकाइनीट है। एकाइनीट इस प्रकार से, अगर कोई सेलुलर फिलामेंट है तो उसमें सिंगली या ऑफन पेयर्स में या चेन में कुछ डार्क, थोड़े से बड़े हेट्रोजीनियस कंटेंट वाले थिक वॉल्ड, हालांकि हमने ब्लैक बना दिया है इसलिए उसे थिक नहीं कर रहे हैं, थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं जिसे हम एकाइनीट बोलते हैं। ये एकाइनीट पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी अगर फेवरेबल सीजन नहीं है, अगर फेवरेबल सीजन नहीं है तो ही एकाइनीट बनेंगे, नहीं तो दूसरे और मीन्स है। स्पोर फॉर्मेशन एकाइनीट का तब होगा जबकि अनफेवरेबल सीजन आ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिससे कि नॉर्मल ग्रोथ आसान ना हो, तो ये बन जाते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, अपने अंदर खूब खाना वगैरह कर लेते हैं। तो ये अगर ये देखें हम इसमें, तो क्या होता है कि सेल पहले साइज में बढ़ जाता है, और जब साइज में सेल बढ़ जाता है तो उसके अंदर बीच में तो ये जेनेटिक मटेरियल होगा, बहुत सारे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स इकट्ठा होने लगते हैं। आप जानते हैं कि साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स जो है इज ए टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, और थाइलेकॉइड लैमेली वगैरह भी काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं बाहर की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सेल वॉल है, तो इस सेल वॉल के चारों तरफ एडिशनल वॉल लेयर्स बनने लगती हैं। एडिशनल वॉल लेयर्स बन जाती है, यानी सेल वॉल तो है ही, उसके बाद एक और सेल एडिशनल वॉल लेयर्स बन गई, और वॉल लेयर्स के बाद फिर एक और मोटी लेयर बनती है जो कि दो लेयर्स को मिला के बनती है। जिसमें इसको हम आउटर फाइब्रिलर लेयर कहते हैं। ये आउटर फाइब्रिलर लेयर है जो अंडुलेटिंग होती है, रफ होती है, और अंदर की तरफ कुछ फाइब्रिलर, डेंस फाइब्रिलर लेयर बन जाती है।
ये कैसी हो गई? डेंस फाइब्रिलर लेयर। ये एडिशनल वॉल लेयर है। ये एडिशनल वॉल लेयर है, ये अंदर इसकी वॉल है ही है, बाकी ये साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हैं। ये साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स यानी इसमें रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अब उसे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होना है और अनफेवरेबल सीजन है, उसने अपने को सूखने से बचाने के लिए एक मोटी सी वॉल भी अपनी बना ली है, जिसमें फाइबरस भी है और नॉन फाइबरस भी है। म्यूसिलेज उसमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो ये इस प्रकार से बड़े हो जाते हैं। फिर हो सकता है कि ये सारा फिलामेंट ख़त्म हो जाए और यही रह जाए। फिर ये बाद में जब फेवरेबल सीजन आता है तो ये ग्रो करते हैं। तो ग्रो करने के लिए कुछ नहीं, मान लीजिए इस प्रकार से एक एकाइनीट है जिसमें कि एक अंदर है, तो उसमें सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा। ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन पहले ही हो जाता है, उसके बाद ये बाहर की वॉल ब्रेक करती है। जब बाहर की वॉल ब्रेक हो जाएगी इस तरीके से, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन करते हुए इस प्रकार से जर्मिनेट कर जाएगा और एक बड़ा फिलामेंट बना लेगा मैच्योर। तो एकाइनीट एक इम्पॉर्टेंट पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है जो आगे आने वाली आप लेक्चर्स में भी जो एल्गी की रिप्रोडक्शन है उसमें आपको कहीं कहीं मिलेगा। एकाइनीट के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट स्पोर है वो है एंडोस्पोर। तो जो एंडोस्पोर है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक ये केमीसाइफोनेल्स का मेंबर, ऑर्डर का मेंबर है, इसमें इंटरनल जो मटेरियल है वो बहुत छोटे छोटे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पोर्स क्या है कि ये जो सेल है ये बड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद इंटरनल मैटर जो है वो डिवाइड करके छोटे छोटे स्पोर बनाता है, जैसे डर्मोकार्पा। डर्मोकार्पा जो है ये केमीसाइफोनेल्स एक ऑर्डर होता है जिसमें अटैच्ड फॉर्म मिलते हैं सबस्ट्रेटम पर, यूनिसेलुलर ही होते हैं, अटैच फॉर्म होता है। तो उसमें ये इस प्रकार से एंडोस्पोर्स बनते हैं, बाद में स्प्लिट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से एंडो के बजाय एक्सोस्पोर्स भी होते हैं। उनमें और एंडोस्पोर में फर्क ये है कि वो अटैच फॉर्म तो वो भी है, लेकिन उनमें क्या है कि स्पोर बन करके और बाहर निकलता रहता है, स्पोर बन करके और बाहर निकलता रहता है। जैसे ये डर्मोकार्पॉन है, ये है केमीसाइफॉन में स्पोर्स बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से ये एक्सोस्पोर कहलाता है। बनेगा उसी तरीके से, लेकिन इस तरह से बंद नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। तो अंदर जो स्पोर बन रहे हैं वो उस बनने के बाद बाहर निकल जाते हैं।
फिर एक जो चौथा तरीका है वो क्या है, नैनोसाइट्स, या उन्हें बियोसाइट्स भी बोलते हैं। होता क्या है कि ये जितने स्पोर बन रहे हैं, इसमें जो सेल थी, मान लीजिए ये एक सेल थी, या ये एक यहां भी सेल थी, इससे ये स्पोर बनाने के लिए बड़ी हुई है, इट इनलार्जेस, यानी जो द सेल विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर बिकम्स लार्जर इन साइज। लेकिन नैनोसाइट्स या बियोसाइट्स में क्या है कि सेल इनलार्जमेंट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि ये यूनिसेलुलर प्लैंक्टोनिक स्पीशीज है, जैसे ग्लियोकैप्सा है या एफेनोकैप्सा है, उस प्रकार के जो यूनिसेलुलर सेल होते हैं उसमें बगैर साइज बढ़े उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत छोटे छोटे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। छोटे छोटे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो सेल है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि दूसरी नॉर्मल सेल है। तो इस प्रकार जो इसमें स्पोर बन रहे हैं वो नैनोसाइट्स कहलाते हैं, क्योंकि इसको बनाने वाली सेल अपने आकार में बड़ी नहीं होती। तो ये कुछ तरीके हैं जो साइनोफाइट्स में यूज होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करने में। इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें दो तरीका है, वेजिटेटिव और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो ये रिप्रोडक्शन था साइनोफाइटा का, एंड दिस इज ऑल फॉर द प्रेजेंट लेक्चर। थैंक यू।